हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो आता है अगर सर्विस करवाते हैं तो कितना आता है। तो इसका इंजन ऑयल आया था इसका 1163 रुपये, जो मोटूल का 7100 आता है वो मैंने डलाया। अगर आप कम वाला डलाएंगे तो इसका और कम आएगा मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर 1100 वाला डलवाएगा तो 1100 वो, और मतलब मैक्सिमम 1500-1600 आता है, उससे ज़्यादा आता नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू दी अनदर ब्लॉग। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जो बजाज का पल्सर T20F जो आता है BS3 उसका एक ऑनरशिप रिव्यू, क्योंकि वो बाइक हमारे दोस्त का है जो कि 2013 या 14 में परचेज किए थे और आज भी वो बाइक को ऑन करते हैं और आज भी चलाते हैं, बिल्कुल बहुत ही एकदम अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तो आज उनसे हम पूछेंगे कि इस बाइक में अभी तक उनको क्या क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ा, ताकि अगर आप 2024 में लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए कि अगर इतना साल पुराना बाइक अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम आया है तो आगे चल के भी आता है या नहीं आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको इस बाइक के ऑनर से भी मिलवा देते हैं। तो यहाँ पे रहे हमारे ऑनर पल्सर T20F के। हेलो, भाई का नाम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक और मेरा भी यूट्यूब चैनल है दी बिहार 03 राइडर, यहाँ पे देख सकते हैं। तो भाई का भी यूट्यूब चैनल है, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल खतरनाक वीडियो बनाते हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉर्नरिंग करते हैं। सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आप इस बाइक को कितने साल से चला रहे हैं। मैं इस बाइक को 2015 चला रहा हूँ, 15 से अभी 24 आ गया, 9 साल से कंटिन्यू इस बाइक को मैं चला रहा हूँ। हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपको ये बाइक उस टाइम कितने में पड़ा था। उस समय ये ऑन रोड 1,20,000 और 1,25,000 पड़ा था। वो उतना एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन ये कि 20 या 25 को ही पड़ा था। हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आखिर आप यही बाइक क्यों खरीदे। आखिर बजाज की तरफ से तो RS भी उस टाइम आता था। मैंने ये बाइक इसलिए परचेज किया बिकॉज मुझे एक फैमिली वाली बाइक चाहिए था, मतलब कि पीछे किसी को आराम से बैठा सको। और जो RS था, RS का सीट इससे थोड़ा छोटा होता है, उसको कंफर्ट पीछे मिलता नहीं है, और उसका जो ग्रैब रेल है वो भी दिया नहीं है पीछे पकड़ने के लिए, और वो थोड़ा देखने में स्पोर्टी लगता है। इसीलिए घर वाले भी मना कर रहे थे, बोले कि ऐसा बाइक खरीदो जिसपे घर का लोग भी बैठ सके और घर का लोग भी कोई चला सके, उसको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो ना। और यहाँ फेयरिंग बाइक है, इसीलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना। इसका पोस्चर नीचे झुका हुआ है, एकदम सामने एकदम बैठ के चलाते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप इसको 9 साल से रखे हुए अपने पास, तो आप बताइए कि आप इसको ज़्यादातर सिटी में ही चलाते हैं या फिर कभी लॉन्ग ट्रिप पे भी गए हुए हैं। सिटी में इसको मैं बहुत चलाता हूँ, बट इसको मैं लॉन्ग टूर पे भी ले गया हूँ। एक बार मैंने एक ही रन में इसको 190-200 किलोमीटर चलाया था, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आया था। और पिलियन के साथ हो, जो पिलियन का वेट था 100 किलो था और मेरा 77 किलो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आया था। आराम से बाइक मैंने 100-110 के स्पीड में खींचा था। जैसा कि आपने बताया कि आप अपने दोस्त के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा हेवी वेटेड आप दोनों थे, तो आप लोग बहुत लॉन्ग टूर करके आए, तो इसमें आपको पावर कम फील हुआ या फिर नहीं। इसमें पावर का कोई समस्या नहीं था कि पावर कम फील हुआ। एक्सीलेटर दे रहा था, गाड़ी भाग ही रहा था 110 पे एकदम कंटिन्यू, मतलब मुझे लग रहा है ना कि 50 किलोमीटर का स्टेज था एकदम, उस पर 110-120 में ही बाइक में चला रहा था। और इंजन हीटिंग का इशू कोई। इंजन थोड़ा हीट हुआ बिकॉज इसका जो आता है इसमें एयर कूल्ड आता है, और इसका जो मोबिल होता है ना इंजन ऑयल से, ये ठंडा होता है। इसको थोड़ा ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम लोग 190 किलोमीटर के बाद 10 या 15 मिनट का हम लोग गैप लिए थे, उसमें इसका इंजन ठंडा हो गया था। फिर से हम लोग वहाँ से कंटिन्यू किए थे। और इतना लंबा आप स्ट्रेच लिए थे तो आपको थकान जैसा महसूस हो रहा था या फिर नहीं। इस पर थकान एकदम नहीं, बिकॉज इसका सीट का जो कुशनिंग है ना बहुत ही शानदार है। देख सकते हैं सीट फट गया है, बट इसका कुशनिंग इतना शानदार है, कभी भी इसको मुझे रिप्लेस करने का जरूरत नहीं है, बस एक कवर डाल दूंगा हो जाएगा। तो जब हम लोग गए थे तो इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं हुआ था, ना ही यहाँ कहीं दर्द नहीं होता, बिकॉज इसका जो सीटिंग पोस्चर है बहुत ही शानदार दिया। तो आप जब लॉन्ग ट्रिप किए थे तो इसमें आपको माइलेज कितना का मिला था। उस समय इसका माइलेज 35-36 का दिया था, बिकॉज मैं इकोनॉमी स्पीड से 80 से ऊपर चला रहा था, इसीलिए इसका 35-36 का दिया था। और आप जब सिटी में चलाते हैं तो आपको कितना का माइलेज देखने को मिलता है। देखिए सीटिंग में चलाने के अकॉर्डिंग है। जैसे मैं चलाता हूँ 4,000-5,000 RPM पे, अगर कोई 7-8,000 RPM में चलाएगा तो उसका माइलेज 28 से कम देगा, और मेरा सिटी में भी 30-32 दे ही देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि मैं 4,000-5,000 पे ही चलाता हूँ। यानी कि आपके हिसाब से ये बाइक का माइलेज बहुत सही है अभी भी। बहुत सही है, अभी आराम से अभी भी इसको ना पूरा खींच के लाया मैं एकदम 4-5 पे, आराम से 30-35 को दे रहा था। 30 का तो दे ही रहा था, एकदम 30 का देता ही है। यानी कि आज के डेट में भी इस बाइक से आपको कोई शिकायत नहीं है माइलेज के मामला में। कोई इशू नहीं है इसको। तो एक बार अगर मैं यहाँ तक पूरा फुल कर दूँ तो ये गाड़ी 600 किलोमीटर आराम से चला जाता है। यानी फुल नोजल तक कर देंगे तो 600 किलोमीटर चल जाएगा। और ये नहीं कि 80 के स्पीड में, 90 के स्पीड में, मैं इसको 132-133 के स्पीड में भी चलाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उतना उसका माइलेज मैं बता रहा हूँ 132-133 के स्पीड के बाद, बिकॉज मेरा एक फ्रेंड ले गया था इसको फुल करा के, तो वो बहुत ही तेज चला था, उसमें वो टॉप स्पीड भी निकाला था 2-3 बार, और थोड़ा रेस भी चलाया, सिटी में भी चलाया, तो इसका माइलेज 600 किलोमीटर निकला था फुल टंकी में। तो जैसा कि आपने बताया कि आप इस बाइक को 9 साल से चला रहे हैं, तो इतना साल में तो आपको बाइक में बहुत सारे प्रॉब्लम आया होगा देखने को, और इंजन में क्या आपको कोई प्रॉब्लम आया, बताइए हमारे व्यूअर्स को। नहीं, अभी तक इस बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक इसका क्लच प्लेट भी नहीं चेंज हुआ है। बस इसका एक बार मैं क्या बोलते हैं वो स्पॉकेट चेंज कराया मैंने, इसका जो स्पॉकेट है, और 2-3-4-5 बार ब्रेक मैंने चेंज कराया गया पीछे दोनों मिला के। और हाँ, इसमें 1 से 2 ही प्रॉब्लम, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ स्पीडोमीटर में, जब इस बाइक को मैं स्टार्ट करूँगा तो जैसे कि आप यहाँ मीटर में देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे पीला वाला लाइट है हमेशा ये जल जाता है।
तो ये इसका सेंसर खराब हो चुका है, ये सेंसर और जो इंजन ऑयल वाला सेंसर होता है ना, दोनों सेंसर इसका खराब हो चुका है, इसीलिए उसका एक्यूरेट नहीं दिखाता है, गलत दिखाता है। जैसे अभी इसका इंजन ऑयल सही है, लेकिन मैं जब खींच के ला रहा था तो ये दिखा रहा था कि इंजन ऑयल इसका खत्म हो चुका है। हाँ, इसका एक और सेंसर आइए यहाँ से आपको दिखाता हूँ, इस साइड से। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इंजन ओवर हीटिंग सेंसर, ये भी टूट चुका है और ये जल्दी मिल नहीं रहा है, इसलिए इसका मैं चेंज नहीं करा रहा हूँ। और उसके बाद तो कोई इसमें वैसा कोई दिक्कत है नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है ये 15-16 साल आराम से बाइक खींच ही देगा। तो जैसा कि पल्सर जो बाइक आता है, इसका जो इंजन है उसमें से सुनने में आता है कि आवाज़ इसका झरझरा जाता है, झनझन झनझन आवाज़ करता है। आपके साथ ऐसा हुआ क्या? वैसा कुछ नहीं, अगर मैं इसको कंटिन्यू 100 किलोमीटर खींच दूंगा ना 100 की स्पीड में, तो हल्का आवाज़ आता है, और फिर जब इसको मैं ठंडा हो जाएगा बाइक तो उसका आवाज़ खत्म हो जाता है, मतलब गर्म होने पे आता है। आप आवाज़ सुन सकते हैं एक बार इसका। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को इसका साउंड कैसा लगा, आपको झंझनाहट नज़र आ रहा है या फिर नहीं? मेरे नज़र से तो इसमें कोई वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं इसके साउंड में, बिकॉज ये BS3 बाइक है, तो BS3 बाइक जितने भी बाइक से सारे में आवाज़ करता ही था अकॉर्डिंग टू BS7 में एकदम आवाज़ है ही नहीं, ना के बराबर का है ही नहीं एकदम। इस बाइक का ब्रेकिंग बताइए। पहले तो एक बात मैं बता दूं, ये बाइक नॉन ABS बाइक है, इसमें ना आगे ABS मिलता है ना पीछे ABS मिलता है। देख सकते हैं इसमें ABS नहीं है और पीछे में भी ABS इसमें नहीं है, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ABS रिंग नहीं दिख रहा होगा। दोनों में बाइब्रेक का डिस्क कैलिपर आता है और इसका ब्रेकिंग बहुत ही शानदार ब्रेकिंग है, ऐसा नहीं कि मार दे जाए तो वहाँ गिर जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। जो नॉन ABS बाइक चलाता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बट जो ABS ही हमेशा चलाए उसके लिए तो दिक्कत होगा ही। हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो आता है अगर सर्विस करवाते हैं तो कितना आता है? इसका ज़्यादा मेंटेनेंस आता नहीं है, बिकॉज मैं अभी कुछ दिन पहले इसका सर्विस कराया था, तो इसका इंजन ऑयल आया था इसका 1163 रुपये, जो मोटूल का 7100 आता है वो मैंने डलाया। अगर आप कम वाला डलाएंगे तो इसका और कम आएगा मेंटेनेंस कॉस्ट, अगर 1100 वाला डलवाएगा तो 1100 वो, और मतलब मैक्सिमम 1500-1600 आता है, उससे ज़्यादा आता नहीं है। तो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि इसका जो मैक्सिमम 1500 आया, तो आज के डेट में भी ये बजट फ्रेंडली बाइक है? हाँ, ये बजट फ्रेंडली बाइक है। अगर आपको सिटी में चलना है ना, मतलब आपको गांव में जहाँ कीचड़ हो वहाँ नहीं चलना, तो एकदम बढ़िया बाइक है, बिकॉज इसका चैन का मतलब कवर नहीं दिया है, और इसका चैन बहुत ही जल्दी गंदा होता है। देख सकते हैं आप, इसका चैन अभी भी इसका चैन गंदा ही है। इसको मैंने कल ही सर्विस कराया था, तो कल ही ठीक कराया था, लेकिन हमारे साथ इतना धूल उड़ता है उसकी वजह से पूरा गंदा हो गया है। तो आप जब लिए थे उस टाइम भगाते थे तो उस टाइम इसका टॉप स्पीड कितना जाता था और अब कितना जाता है इतने सालों के बाद? उस समय इस बाइक का टॉप स्पीड मुझे जहाँ तक याद है 157-158 तक आराम से चले जाता था, लेकिन अब थोड़ा ये बाइक बहुत ज़्यादा पुराना हो गया तो मैं ज़्यादा खींचता नहीं हूँ, लेकिन बट कभी कभी अगर खींच लेता हूँ तो ये बाइक 145, 46, 48 तक आराम से चला जाता है, और अगर लंबा खींचूंगा तो 50 ऊपर ये नहीं जाता है। तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप इस बाइक के साथ क्यों गए? इससे पहले आपके पास कौन सा बाइक था? इससे पहले मेरे पास होंडा की साइन SP थी। तो आप साइन से डायरेक्ट T20 पे स्विच किए, इसका 220 सीसी का इंजन आता है, तो आप इसमें पावर ज़्यादा आपको फील होता होगा, तो आपको चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं? वैसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, शुरुआत के कुछ दिन में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बिकॉज उसका पावर बहुत ज़्यादा दिया है। फर्स्ट गियर में 52-53 चला जाता है आराम से, तो कुछ शुरुआत के 2-3 साल बहुत आराम से चलाया, बिकॉज इसमें ABS भी नहीं दिया है और पावर भी बहुत ज़्यादा। उसके बाद हैबिट हो गया इस बाइक का मुझे, और ये बाइक को उतना मैंने चला नहीं रहा था, बिकॉज इसका पावर पहले इसका पावर था और हमारे शहर में ऐसा रोड नहीं था, अब तो रोड हाईवे भी बन गया, तो इसको रेगुलर में चलाता हूँ। तो हमारे व्यूअर्स को बताइएगा आपने इसमें कोई मॉडिफिकेशन भी करवाया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो T20 में भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन करवाते हैं। हाँ, मैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कराया मैं, जैसे आगे आप देख सकते हैं जो DRL है ये वाइट है, एक साइड वाला फ्यूज हो गया है लेकिन एक साइड वाला वाइट है, और इसका मैंने हेडलाइट भी चेंज करा, बिकॉज इसका विजिबिलिटी रात में बहुत ही गंदा रहता है। जो 220 रखा है उसको पता ही होगा। देखिए इसका वाइट है, ऊपर हाइलोजन आता है, नीचे वाइट कर दिया मैंने। तो भाई ने नीचे में आउट ऑफ मार्केट लगवाया है। और एक और चीज़ जो है, इसका इंडिकेटर है, तो इसका इंडिकेटर में मैंने यहाँ पे LED बल्ब लगाया है, बिकॉज कोई 220 में मुझे वैसा कोई बाहर इंडिकेटर मिला ही नहीं जो इसमें आगे सेट करे, इसलिए मैंने आगे इसको ये रहने दिया। और अब पीछे देख सकते हो मैंने पीछे चेंज कराया, जो KTM वाला मैंने लगाया है, देख सकते हैं आप, पीछे वाला KTM वाला है, जिसका विजिबिलिटी रात में बहुत ही शानदार है। हाँ, तो इसमें मैंने एक और कराया है, देखिए इसमें अपोलो का अल्फा टायर में डलवाया, क्या बोलते हैं, रेडियल वाला, और ये टायर 130 सेक्शन का है, देख सकते हैं यहाँ पे। पहले इसमें 120 का आता था, 120, 80, 17, बट इसमें मैंने अपग्रेड करके 130, 70, 8, 17 रेडियल कराया है। और इसमें पहले नाइलन आता था, नाइलन उतना सही था नहीं लीन करने पे। जब मैंने स्विच किया, इसको अपग्रेड किया, तो उसके बाद इसका जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया। और बहुत लोग का मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखा था कि जब आप रेडियल टायर लगवाइएगा 130 सेक्शन तो उसका माइलेज ड्रॉप हो जाता है, स्पीड ड्रॉप हो जाता है, बट वैसा कुछ भी नहीं है। माइलेज हाँ, इसका जो नॉर्मल नाइलन था उसमें 2 ज़्यादा देता था, इसमें 2 कम देता है। जो 220 रखता है उसके लिए 2-3 का माइलेज कोई मायने रखता नहीं होगा, और इसका स्पीड में भी कोई अंतर नहीं आया है। और
इसका ब्रेकिंग पहले से शानदार हो गया और इसका जब आप लीन करिएगा तो बहुत ही बढ़िया से हो जाता है लीन, बाइक में स्टेबिलिटी आपको मिलता है? पहले से बढ़िया मिलता है। अगर आपको इन फ्यूचर मॉडिफिकेशन कुछ करवाना हो तो क्या क्या करवाएंगे इसमें? हाँ कराऊंगा। इसका जो आगे वाला लाइट है ऊपर जो हाई बीम है इसका मैं चेंज करके इसमें भी यही बल्ब लगाऊंगा। जो नीचे है नाइट आई का बल्ब लगाया मैंने, ऊपर भी सेम लगाऊंगा। और एक और चीज़ यहाँ पे जो है रेडिएटर वाला, यहाँ पे इस पर बहुत सारा डस्ट चला जाता है तो इसीलिए इसके ऊपर ग्रिल लगाऊंगा। पहले देखिए इसके ऊपर एक ग्रिल लगा हुआ है जो कंपनी ही देता है आपको स्टॉक बाइक में, लेकिन इससे अच्छा वाला जो आता है इस पर लिखा रहता है पल्सर, मैं वो डलवाऊंगा। और दूसरा मॉडिफिकेशन मैं ये कराऊंगा, तीसरा मॉडिफिकेशन की इसमें जो टायर दिया है आगे भी नाइलन दिया है, इसको भी मैं रेडियल ही लगाऊंगा। बिकॉज रेडियल लगाने से ना ये इसका लीन करने में बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और उसका ब्रेकिंग भी बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाता है। बिकॉज इसमें आगे ABS दिया नहीं है तो प्रॉब्लम होता है अभी मारने में इसमें। अगर कोई 2024 में ये बाइक लेना चाहे तो वो ले सकते हैं कि नहीं? हाँ यंगस्टर अगर किसी के पास ज़्यादा बजट है नहीं, 1,40,50,000 तक आप ले सकते हैं। बिकॉज ये उतना रेट में जो बाइक आता है ना, मुझे देखिए इसका एग्जैक्ट प्राइस तो पता नहीं है, लेकिन जिस प्राइस में ये आता है ना उसके लिए एकदम बेस्ट बाइक है। 160 सीसी का अपाची के रेट में शायद ये आता है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत इसका इंजन भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। और अगर आप इसको लॉन्ग टूर के लिए खींचने के पर्पज़ लेने वाले हो तो ले सकते हैं। बिकॉज इसका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हैं मैं 9 साल से चला रहा हूँ, आगे भी ये 6 साल चल ही जाएगा, वो भी बिना इंजन खुले हुए है। तो अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो जो अब बाइक आ रहा है T20 और उस टाइम आपका जो BS3 था, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है BS7 और BS3 में? इसमें और उसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं, बस मीटर का डिफरेंस है। मीटर देखिए कंसोल यही है, बस उसका जो स्पीड वाला है थोड़ा सा मॉडर्न कर दिया, तो उसमें बहुत कुछ दिखा है, डिस्टेंस थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। जो इन्फॉर्मेशन आज की डेट में चाहिए सारा उसमें मिल जाता है। और यहाँ पे उसके आ जाता है, यहाँ पे कवर आ जाता है यहाँ पे नीचे, और उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता, जो इसमें है वैसे ही आता है बाइक में। मतलब कि वो ऑयल कूल्ड ही आता है, सेम ही आता है, सब लिक्विड कूल्ड नहीं आता है। आगे पीछे तो सब सेम रहता है, बस मीटर में वही चेंज किया है। तो गाइस आज का हमारा ऑनरशिप रिव्यू यही था, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस बाइक से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे और या फिर डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं किसी और अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग टिल देन, बाय बाय, जय सिया राम।